इंडियन करेंसी में 13 लाख, कंबोडियन करेंसी में कुछ और अमाउंट था। अब उसने कहा 13 लाख कहाँ से लाऊं, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आया हूँ अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए। उसने कहा मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। अब असर ये हुआ कि अशोक को खूब पीटा गया और उसे उसके कमरे से निकाल कर एक अलग कमरे में रखा गया और इसके बाद वहाँ उसको खूब टॉर्चर किया गया। अब वो डर गया। फिर उन्होंने कहा तुम्हें काम करना है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता। अब उस जिस कंपाउंड में रखा गया था वहाँ पहरेदारी थी, उस कंपाउंड के बाहर भी वो नहीं जा सकता था। एक तरह से वो अब जेल में बंद था। पासपोर्ट और सारी चीज़ें उन्हीं के पास थी, तो निकले कहाँ। एम्बेसी तक भी कंबोडिया में जाए तो पहले घर से तो निकले और घर के अंदर वो एक तरह से कैद है, जेल में। तो उसे लगा कि जिंदा रहना है तो कुछ बातें तो इनकी माननी पड़ेगी। अब मजबूरन उसने उनके साथ काम करना शुरू किया। अब वो डेटिंग ऐप के ज़रिए व्हाट्सअप चैट करता है, व्हाट्सअप वेब के ज़रिए, और फिर क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग पोर्टल, फॉरेक्स, फेक फॉरेक्स कार्ड, इन सब पे क्लाइंट से पैसे मंगाने की उसकी जिम्मेदारी दी गई। वो करता रहा। कई हिंदुस्तानियों के बेचारे ने ठगा भी। फिर उसका दिल गवारा नहीं किया। एक रोज़ ऐसी एक चैट पर एक इंडियन लड़की मौजूद थी और वो उसकी इतनी बातों में आ गई कि वो सारे पैसे देने को तैयार थी जिसे कौन भी ये कह रहा था। इसका दिल माना नहीं और ये उस लड़की को इशारों में चैट में कोड वर्ड में समझा रहा है कि तुम पैसे इन्वेस्ट मत करो, पैसे मत दो, ये फ्रॉड है। लड़की समझ नहीं पा रही। तब उसने फिर मजबूरन कुछ कुछ खुल कर लिख दिया और उसे पता नहीं था कि इस व्हाट्सअप चैट को कोई मॉनिटर भी कर रहा है और वो वही गैंगस्टर थे। जैसे ही उन्हें लगा कि एक लड़की पैसा दे रही है और इसकी वजह से अब वो नहीं दे रही, रोक दिया क्योंकि इसने ही उसको अलर्ट कर दिया। अशोक के ऊपर उस दिन एक तरह से पूरे टॉर्चर का एक सिलसिला शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, मारा गया, पीटा गया, बंद कमरे में अंधेरे में उसको कई दिनों तक रखा गया। अब लगा कि कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब लोगों ने उससे बात की उसके, तब उसने कहा ठीक है आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। उसने भरोसा दिलाया और वापस 6 दिन तक उसको ये टॉर्चर किया गया था। 6 दिन के बाद जब उसने भरोसा दिला दिया कि मैं नहीं करूँगा और दूसरा उसने भरोसा दिलाया कि ठीक है मैं 13 लाख का इंतज़ाम करता हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं 13 लाख दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम 13 लाख का इंतज़ाम करो। अब यही पैसे का इंतज़ाम एक तरह से अशोक के लिए एक राहत बनकर आई, क्योंकि 13 लाख का इंतज़ाम करने के लिए उसे अपने घर वालों से बात करनी थी। अब उसे लगा घर वालों से क्या बात करें, घर वाले तो बेचारे उनको कुछ पता ही नहीं। तब उसने एक अपने दोस्त को अपना एक रिश्तेदार बता दिया। उसका एक दोस्त था मंजूनाथ रवि, जो ओमान में जॉब कर रहा था और सब कुछ जानता था साइबर फ्रॉड और ये, क्योंकि उसी फील्ड का था। उसने वहाँ से उसको चैट किया और बहुत इस तरह से कि इस बार पकड़ा ना जाए। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ और मुझे 13 लाख रुपए देना, तब मेरी रिहाई होगी, तो मुझे छुड़ा लो। मंजूनाथ रवि कुछ कोड वर्ड में जो लिखा अशोक ने, क्योंकि दोनों दोस्त थे पहले, समझ गया कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। उसने उसको फिर कोड वर्ड में ही कहा घबराओ मत, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा, पैसा भी भेज दूंगा। ओमान में जितने सर्किल है उनसे बात की, कोई मदद नहीं मिल पाई। तब लास्ट में मंजू को ख्याल आया कि यहाँ तो कोई मदद मिल नहीं रही। इसी दौरान में वो इंडिया आया, चिकमंगलुरु में गया और एक पुलिस स्टेशन में उसने जाकर ये सारी कहानी बता दी। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, गया था कंबोडिया नौकरी के लिए, वहाँ वो फंस गया गैंगस्टर के चक्कर में, वो उससे साइबर फ्रॉड करा रहे हैं, 13 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कीजिए। अब पुलिस का तो रवैया आपको पता है, अरे भाई ये तो कंबोडिया का मामला 5000 किलोमीटर दूर है इंडिया से, हमारी क्या वहाँ, हम तो कर्नाटक के बाहर नहीं जा पाएंगे। बट उसकी ये शिकायत वहीं बैठा एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम था श्री गुरु सज्जन, वो सुन रहे थे और इत्तेफाक से उसी गांव के थे जिस गांव का अशोक। उन्हें लगा एक नौजवान लड़का और वहाँ फंसा हुआ है, 13 लाख रुपए घर वाले दे नहीं पाएंगे और क्या पता कल को जिंदा लौट भी पाए कि नहीं। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी होगा मैं इस केस में लगूंगा। अपने सीनियर से बात की, सीनियर ने कहा कि तुम पागल हो, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है, इसमें सरहदें हैं, कंबोडिया कहाँ है, तुम्हारा कानून वहाँ कहाँ चलेगा। इसने कहा सर मुझे मौका दीजिए, मैं कोशिश करूँगा अशोक को वहाँ से छुड़ा कर लाने की। पुलिस वालों को भी लगा क्या बुराई है, ठीक है करो। अब पूरी कंप्लेंट लिखा दी मंजूनाथ रवि ने। उसी कंप्लेंट में नाम आया निक्षेप का भी, जिसके सहारे जिसकी बदौलत अशोक कंबोडिया गया था। अब सबसे पहले इन्होंने उन्होंने कहा भैया कंबोडिया का मामला है, फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया कर्नाटक के होम मिनिस्ट्री के थ्रू। एम्बेसी का जवाब आया कि देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, वो खास मदद नहीं कर पाएंगे। अब वो निराश।
अब उसे लगा क्या करे। गुरु सज्जन सब इंस्पेक्टर सोचते रहे। इधर मंजूनाथ रवि लगातार उसके गैंगस्टर को टाइम पे टाइम देता रहा कि 13 लाख अमाउंट बहुत बड़ा है, हम इंतजाम कर रहे हैं, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। वो मोहलत मिलती रही, सब इंस्पेक्टर को मौका मिलता रहा, टाइम था। तो जब एम्बेसी के थ्रू नाकामी हासिल हुई, हालांकि कर्नाटक सरकार में कुछ एमएलए, कुछ ऐसे एमपी थे जिनको भी सब इंस्पेक्टर ने अप्रोच किया, उनके जरिए एम्बेसी तक पहुंच बनाई, लेकिन बात बनी नहीं। तब अचानक मंजूनाथ को एक आइडिया आया। उन्होंने निक्षेप को कांटेक्ट किया, वही निक्षेप जिसके जरिए अशोक कम्बोडिया गया था और वो वहीं काम कर रहा था। निक्षेप को कांटेक्ट किया और कहा कि तुम आओ और तुमसे काम है। उसने कहा मैं तो कम्बोडिया में मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मंजूनाथ रवि ने उसे बताया कि देखो तुम्हारी बदौलत यह, तुम जानते थे उस कंपनी में क्या फ्रॉड हो रहा, फिर भी तुमने सीधे साधे अशोक को वहाँ पे भेजा, अपने साथ ले गए, तो तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड से लेके साइबर वाइबर के इतने सारे सेक्शन डाल देंगे कि तुम फिर छूटोगे नहीं। पर शायद निक्षेप को भी लगा कम्बोडिया में मेरा क्या कर लेगा, वो टालता रहा। सब इंस्पेक्टर को लगा कि इससे कुछ होगा नहीं। फिर एक रोज़ उन्होंने निक्षेप को कांटेक्ट किया और उससे पहले निक्षेप के घर पहुंचे। निक्षेप के घर पे उसके माँ बाप थे, बुजुर्ग माँ बाप से मिले। उसका निक्षेप को फ़ोन किया कि देखो तुम इंडिया तो आ नहीं रहे और तुम आओगे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप यहाँ हैं। जो क्राइम तुमने किया है कि एक फ्रॉड कंपनी में अपने एक दोस्त को ले जाकर फंसा दिया, उसके ज़्यादातर इल्ज़ाम तुम्हारे अलावा एफआईआर में तुम्हारे माँ बाप का भी नाम डालूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को भी पता था और तुम यही काम करते हो। तो जो जो सेक्शन धाराएं लगेंगी तुम पर, जितनी सजाएं तुम्हें मिलेगी, उतनी ही तुम्हारे माँ बाप इस उम्र में जेल जाएंगे। अब जैसे ही निक्षेप को पता चला कि उसके जुर्म की वजह से उसके माँ बाप जेल जाएंगे क्योंकि बराबर का गुनहगार बना दिया, अब वो डरा। उसने कहा कि ठीक है सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब यहां निक्षेप को सिर्फ बुलाने से तो कोई फायदा था नहीं, अशोक को कैसे रिहा कराएं। तब मंजूनाथ रवि ने फिर अपना दूसरा रूप दिखाया। उन्होंने कहा देखो मुझे मजबूरन तुम्हारे माँ बाप की धमकी देनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे गाँव का है, सीधा लड़का है, तुम मदद करो उसे वहाँ से निकालने में, एम्बेसी तो लाचार है। तो उसने कहा सर आप जो कहोगे मैं करूँगा, आप मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। मंजूनाथ ने कहा तुम्हारे माँ बाप को टच भी नहीं करूँगा, पर तुम हमारी मदद कर दो इंसानियत के नाते। तो उसने कहा कि क्या करूँ। तो उसने कहा देखो अशोक जो है वो वहाँ जिसके लिए काम कर रहा है, उन्होंने उसको एक तरह से कैद कर रखा है, वो उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकता। इस दौरान में गुरु सज्जन ने एम्बेसी के जरिए जब मदद मांगी तो वहाँ कंबोडिया में इंडियन एम्बेसी के एक स्टाफ ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर हम लाचार हैं, हम यहाँ किसी कंपनी के खिलाफ दबिश नहीं डाल सकते, उनके बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, बहुत सारे यहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हाँ, अगर एक बार वो एम्बेसी में दाखिल हो गया, कंबोडिया में इंडियन एम्बेसी में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको वापस इंडिया बाहिफाजत भिजवा दूंगा। लेकिन उस बिल्डिंग में जहाँ वो कैद करके रखा गया, वहाँ से इंडियन एम्बेसी तक लाने का काम हम लोग नहीं कर सकते, वो तुम्हें करना है। अब सोचिए कर्नाटक में बैठा हुआ एक सब इंस्पेक्टर और इंडियन एम्बेसी के स्टाफ ये कह रहा है कि तुम उसे वहाँ से उस कैद से निकलवा कर एम्बेसी तक पहुँचाओ, बाकी का काम मेरा। मंजूनाथ जो तब तक 13 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए, वो भी सब इंस्पेक्टर से अभी कॉन्टेक्ट में है। और सब इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम 13 लाख मत भेजना, भी जब तक हम हार ना जाए, ना उम्मीद हो जाए, मायूस हो जाए, तब ये पैसे देके उसे देखते हैं। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि पैसे देके भी वो रिहा करते। सब इंस्पेक्टर गुरु सज्जन ने तब निक्षेप से कहा कि चलो तुम्हें एक मदद कर दो, तुम्हें माफ कर देंगे। उसने कहा बताइए क्या। उसने कहा किसी भी तरीके से अशोक को उस बिल्डिंग से बाहर ले आओ। एक बार वो उनके कैद से बाहर आ गया तो फिर हम उसे इंडिया ले आएंगे। तो उसने कहा बताइए हम बाहर लाने के लिए क्या करें। उसने कहा तुम पुलिस स्टेशन जाओ और एक मोबाइल चोरी की कंप्लेंट लिखाओ और उस मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम डाल दो अशोक पर कि अशोक ने मेरी मोबाइल चोरी किया। तो जब चोरी की तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो पुलिस अशोक तक पहुंचेगी और अशोक को पुलिस स्टेशन ले जाएगी, बाकी का काम हम देख लेंगे। निक्षेप मान गया। उसने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी मोबाइल मेरा चोरी हो गया और ये अशोक ने चुराया और ये यहाँ पर रहता है, वो एड्रेस दे दिया। अब इस रिपोर्ट पर पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंचती है। बिल्डिंग में जाने के बाद ओनर, वो सारे जो गैंगस्टर जो फ्रॉड चला रहे हैं, उनसे मिलती है और कहती है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट है, इसे हमें अरेस्ट करना है। उन्हें भनक तक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो अशोक को अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि लेकिन अशोक कहाँ का सिटीजन है, यह हम कैसे अपने कानूनी दस्तावेज में प्रूफ करेंगे। तो उसने पूछा कि दिखाओ तुम कहाँ के हो। तो उसने कहा इंडिया का। तो उसने कहा हम कैसे माने,
पासपोर्ट दो। उसने कहा सर पासपोर्ट इन लोगों के पास है। पुलिस ने कहा इसके पासपोर्ट लाओ। ओनर को लगा कानूनी है, कुछ दिन जेल में रहेगा फिर तो आ ही जाएगा अपने कब्जे में। उन्होंने इसके पासपोर्ट सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप दिए। पुलिस सारा कुछ लेकर अशोक को अब थाने पहुंचती है। जैसे ही थाने पहुंचती है, निक्षेप सब इंस्पेक्टर को कर्नाटक में इन्फॉर्म करता है। सब इंस्पेक्टर वहाँ एम्बेसी में कंबोडिया में उसी स्टाफ जिससे वो कांटेक्ट में था कहता आपने वादा किया था कि एक बार उसको कैद से उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लो, फिर हम उसे बाहिफाजत इंडिया पहुँचाएंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया कि इस वक्त इस पुलिस स्टेशन में है और एक मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में। तो उन्होंने कहा चोरी के इल्ज़ाम में, तब तो वो फिर जेल जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, कंप्लेनेंट भी जो है वो अपना आदमी है। आपकी टीम जैसी एम्बेसी की पहुंचेगी, उन्होंने उस कंप्लेनेंट का नाम भी बताया निक्षेप, वो उसी वक्त अपना कंप्लेंट वापस ले लेगा। तो जब कंप्लेंट वापस लेगा तो कोई केस तो बनता नहीं। अब उसके बाद वो आप आज़ाद होगा और आप उसे लेकर एम्बेसी पहुंच जाइए। एम्बेसी के स्टाफ इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं उस पुलिस स्टेशन, निक्षेप वहाँ मौजूद, पुलिस की कस्टडी में अशोक। एम्बेसी वाले जब पहुंचते हैं उसके केस की सारी डायरी वारी मांगते हैं। चूँकि एम्बेसी का मामला फॉरेन नेशनल का, पुलिस वाले भी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर निक्षेप अचानक वही काम करता जो पहले से प्लान था, वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेता। जैसी कंप्लेंट वापस लेता है, एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप इन्हें सौंप दीजिए, हम इसको डिपोर्ट करेंगे, इंडिया भेजेंगे। पुलिस वालों ने भी कहा केस तो बनता नहीं है, ले जाओ। पुलिस वाले ने सारे डॉक्यूमेंट्स अशोक के एम्बेसी वालों को सौंप दिए। एम्बेसी के स्टाफ उसको अपने साथ लेकर गाड़ी में इंडियन एम्बेसी पहुंचते हैं। इंडियन एम्बेसी पहुंचने के बाद ये था कि पहली फ्लाइट से अशोक को यहाँ निकाला जाए, क्योंकि गैंगस्टर और बाकी लोगों को पता चला तो फिर पता नहीं वही कोई और कंप्लेंट दाखिल कर दें और उसके बाद फिर पुलिस पकड़ ले, फिर चंगूर से निकलना मुश्किल है। पहली फ्लाइट वहाँ से फिर वही बैंकॉक होते हुए इंडिया की थी। अब अचानक निक्षेप ने ही एक और मदद की। तब तक उन लोगों को पता चल चुका था कि अशोक को एम्बेसी वाले ले गए। अब उन्हें ये डर था कि ये अगर इंडिया पहुंच गया तो फिर ये सारे जो उनका साइबर फ्रॉड है ये सब भी खुलासा करेगा। निक्षेप ने बताया कि फ्लाइट में पहुंचते वक्त, एयरपोर्ट पर जाते वक्त इसे फंसाया जा सकता है और इसको कंबोडिया में रोका जा सकता है, इसके किसी न किसी बैग में ड्रग्स डालकर। जैसी ये खबर मिली, इंडियन एम्बेसी ने फौरन अशोक से कहा तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे, तुम्हारा सारा लगेज यहीं रहेगा, लगेज बाद में पहुँचेगा। तुम्हारे ये भी था कि तुम्हारी पैंट में जेब भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सारा सामान छोड़ा गया और सामान कुछ वहाँ से मंगाया गया जो उस कंपाउंड में रखा हुआ था। तो वहाँ से भी चूँकि पता चल गया था कि एम्बेसी के पास है, तो पुलिस के ज़रिए एम्बेसी ने अपनी पहुँच बनाई और उसके लगेज भी उठाकर एम्बेसी में मंगा दिया। लेकिन जब निक्षेप ने ये कहा तो सारे लगेज को एम्बेसी में ही रखा गया और उसके बाद खाली हाथ एम्बेसी के स्टाफ उसको अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, टिकट लेते हैं और उसे वहाँ से बैंकॉक की फ़्लाइट में बिठा देते हैं। फिर बैंकॉक से वाया दिल्ली आना था। अब फ्लाइट में तो बैठा दिया, उसके बाद स्टाफ के लोग वापस आते हैं एम्बेसी। जब एम्बेसी आते हैं और अशोक का बैग चेक करते हैं तो उन्हें एक कोने में एक छोटी सी पुड़िया मिलती है। उन गैंगस्टर ने वाकई उसके लगेज में ड्रग्स रख दिया था और अगर वो ड्रग्स पकड़ा जाता तो अशोक शायद इंडिया नहीं आता। लेकिन खैर, नवंबर 2023 में अशोक वाया बैंकॉक इंडिया पहुंच जाता है। 23 नवंबर को 2023 आता, अपने परिवार से मिलता है। उसके बाद सबसे पहले जाता है वो सब इंस्पेक्टर के पास जिन्होंने एक करिश्मा किया था। यहाँ स्टेट के बाहर पुलिस काम नहीं कर पाती। वो 5000 किलोमीटर दूर एक अनजान देश में एक अनजान लड़के के लिए जो कोशिश करते हैं और उस कोशिश के बलबूते पर उसे वहाँ से आज़ाद कराकर इंडिया लाते हैं। इसके लिए सब इंस्पेक्टर की बहुत वाहवाही भी हुई। इसके बाद अशोक ने तौबा कर लिया कि अब वो कभी विदेश नहीं जाएगा। जो कुछ करेगा अपने माँ बाप की खिदमत सेवा यहीं रहकर करेगा, चाहे छोटी मोटी नौकरी करे। अब भी वो बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, माँ बाप साथ हैं, खुश है। लेकिन वो खौफनाक यादें उसके जहन में आज भी हैं। निक्षेप के बारे में आखिरी खबर है कि वो अब भी कंबोडिया में जॉब कर रहा है। ये कहानी ये बताती है कि विदेश में हम जब भी जाएं किसी जॉब के लिए, कौन सी कंपनी है, क्या है, उसके बारे में ज़रूर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि कहीं इस तरह का हादसा ना हो।
फ्रॉड हर जगह हो सकता है। और कहानी उस निपशक की भी, ऐसे बहुत सारे आपके भी दोस्त जान पहचान के लोग होंगे जो विदेशों में काम करते हैं, और हम अक्सर उन्हें देखा देखी हमारे अंदर भी एक सपना जागता है कि हम भी इसकी तरह नौकरी करें, लेकिन हमें पता नहीं चलती है, सच्चाई होती है कि वो वहाँ करता क्या है। बस हम जब आते हैं बड़े बड़े बैग, उसके कपड़े, परफ्यूम, उसका स्टाइल देखकर उलझ जाते हैं, लगता है हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन असलियत में वो वहाँ क्या कर रहा है इसकी जानकारी हमें होती नहीं है, और ऐसी ही सूरत में ऐसे मासूम लोग फंस जाते हैं। तो अशोक की कहानी एक सबक है कि कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा कर अनजान देश में यूं ही मत चले जाइए, पहले ठोकिए, पीटिए, देखिए, समझिए, परखिए और तब कोई कदम उठाइए। तो ये थी आज की कहानी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कल की कहानी पे बहुत सारे मेल आए, आज की कहानी के बाद मैं उसको एक एक कर आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल भी आया एक उसी फैमिली से, एक उनकी कज़न, जो उन्होंने बताया कि उनकी मामी की सिस्टर थी वो, तो उनका फ़ोन आया, बल्कि सॉरी मेल आया, और वो क्राइम तक फैमिली मेम्बर है। तो उन्होंने क्या लिखा है इस कहानी के ऊपर जो मैंने कल सुनाई, वो आपके सामने रखूँगा, बाकी लोगों की राय भी रखूँगा। उससे पहले आज की कहानी। कोई भी क्रिमिनल, टेररिस्ट, सीरियल किलर, रेपिस्ट, बचपन में मैं सोचता था, या आप लोगों के भी शायद ये जहन से गुजरा हो कि ये कौन लोग होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, लेकिन ये सब हम आपके बीच में ही रहते हैं, हमारे जैसे इंसान होते हैं, लेकिन रास्ता अलग चुन लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके बारे में जब सच्चाई सामने आई तो कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि ये शख्स एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 लोगों का कत्ल कर चुका है। और यकीन न करने की बड़ी अहम वजह भी थी। वजह ये कि ये वो शख्स था जो बेहद होनहार, बुद्धिमान, शरीफ, नेक, मिलनसार, स्वभाव का बहुत अच्छा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, इसके अलावा उसे आयुर्वेद की पूरी नॉलेज, रियल एस्टेट की उसे पूरी जानकारी, साथ ही अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं उसका ज्ञान, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का ज्ञान, और इन सब से ऊपर एक ऐसा शख्स जिसको खजाने की खोज का माहिर माना जाता था। तो सोचिए इस आदमी के कितने रूप, कितने शक्ल, कितनी खासियत, कितनी खूबियाँ। और जब ये चेहरा पुलिस के ज़रिए लोगों के सामने आया तो लगा कि ये कैसे मुमकिन है, एक शख्स जो इतनी सारी खूबियों का धनी है, जो बिल्कुल आम लोगों के बीच में रहता है और एक पारिवारिक इंसान है, जो बेटे को वक्त देता है, बेटे के साथ खेलता है, पत्नी को खुश रखता है, पड़ोसियों से मिलता जुलता है, बुजुर्गों की इज्जत करता है, महिलाओं को रिस्पेक्ट देता है। वो आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जैसा कि शुरू में कहा और टीज़र में भी है, कई चेहरों वाला ये वो एक चेहरा था जिसके पीछे की एक खूंखार या खौफनाक कहानी दफन थी। ये कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है नगर कुर्नूल। तो ये जो इलाका है नगर कुर्नूल, एक आम इलाके जैसा ही है। इसी नगर कुर्नूल में ये कई चेहरों वाला ये चेहरा रहा करता था। इसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, प्रॉपर्टी का काम था। इसके अलावा इसके बाकी जो काम थे, आयुर्वेद का ये विशेषज्ञ माना जाता था, वैद्य, लोगों को दवाएं देता था फ्री में। इसके अलावा ये फिर जो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया में इर्द गिर्द होती हैं, भूत प्रेत, ये वो, ओझा नहीं था, लेकिन लोगों को बताता था कि इस आत्मा होती है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताता था। और साथ ही साथ इसको एक धुन था बचपन से ही, और धुन ये कि दुनिया में बहुत सारे गड़े हुए ख़जाने छुपे हैं, उन ख़जानों के बारे में इसे जानकारी मिलती है और वो ख़जाना फिर ये ढूंढ लेता है। उसके इस जुनून और इसके इस पागलपन के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। लेकिन खैर इसके बाद ये सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक था। अभी इसी 12 दिसंबर, 12 दिसंबर को एक मामला सामने आता है। होता ये है कि 12 दिसंबर को एक शख्स जिसका नाम वेंकटेश है, वो अपनी बीवी से ये कहता है कि उसे ये नगर कुर्नूल से दूर रहा करते थे कि एक प्लॉट खरीदना है उन्हें और नगर कुर्नूल जाना है, और वहाँ एक शख्स है जिसका नाम है रामती सत्यनारायण। तो उससे सौदा हो चुका है,
तो प्लॉट का रजिस्ट्री और बाकी चीज़ें करनी और हम लौट आएंगे। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, अगर लेट हो जाऊँ ना आऊँ तो तुम ये नंबर रख लो, और मेरा नंबर काम ना करे तो एक और शख्स जिसका प्लॉट मैं खरीदने जिससे जा रहा हूँ, सत्यनारायण, उनका भी मैं नंबर और नाम तुमको दे देता हूँ। और ये मेरे 2 दोस्त तो साथ जा ही रहे। उसके बाद वेंकटेश चले गए। अब जब वेंकटेश चले गए, लौट कर आना था 2 दिन बाद, 2 दिन बीत गया, वो लौटे नहीं। बीवी इंतज़ार करती रही। दोनों दोस्तों को पूछा, दोस्त ने कहा कि हम तो जा ही नहीं पाए थे, वो वहाँ फिर अकेले निकल गए। अब बीवी को याद आया वेंकटेश की कि उन्होंने एक नंबर दिया जिस शख्स से प्लॉट खरीदना है। बीवी ने उस शख्स को फ़ोन किया, यानी कि सत्यमूर्ति को फ़ोन किया, सत्यनारायण को। सत्यनारायण ने कहा कि हाँ वो आए तो थे लेकिन चले गए, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब बीवी परेशान, क्या करे। फिर उसने उनके दोनों दोस्तों को साथ लिया और पहुंच गई उसी नगर कुरनूल में, और जाकर सत्यनारायण को ढूंढने लगी। सत्यनारायण का कोई अता पता मिल नहीं रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से, चूँकि वो एक इलाके में जाना माना शख्स था, लोग उसकी इज्जत करते थे उसके तमाम खूबियों की वजह से। तो घर का पता मिला, ये लोग घर गए, उन्होंने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो आए थे, लेकिन आने के बाद वो चले गए। लेकिन पत्नी को शक हुआ, क्योंकि कुछ उनकी बातें, कुछ उसे लगा कि वो शायद थोड़ा डरा सहमा है। पत्नी ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया। जब कंप्लेन किया तो अब पुलिस की मजबूरी थी कि इसको इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस ने जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो पता चला कि हाँ 12 दिसंबर को सत्यनारायण इस शख्स से मिला था, और नगर कुरनूल में से बहुत सारे लोगों ने देखा था वेंकटेश के साथ। इसके अलावा और किसी के साथ आखिरी कोई चश्मदीद था नहीं। पुलिस के पास अब एक तरह से एक पुख्ता सबूत था। जो आखिरी शख्स किसी भी केस में होता है, देखा जाता है चश्मदीद के तौर पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी केस के लिए। तो पुलिस ने अब सत्यनारायण को उठा लिया और उससे अब पूछताछ करने लगी। पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर कॉल डिटेल बाकी चीज़ें देखी तो पुलिस को शक हुआ। अब सत्यनारायण से उन्होंने थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ शुरू की। सत्यनारायण जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला मासूम, वो इन सख्तियों के आगे टूट गया और उसने कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया है, और इसी वेंकटेश का कत्ल किया। पुलिस ने कहा कब, कैसे? तो उसने बताया कि असल में वेंकटेश को एक प्लॉट खरीदना था और उसी के ज़रिए उसने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वो उस इलाके में एक रियल एस्टेट का काम भी करता था। 10 लाख रुपए का प्लॉट था। फिर उसने कहा कि जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जो मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई है, कि वहाँ कोई ख़जाना है, और वो गड़ा हुआ ख़जाना है और पक्का मिलेगा, और उसकी कीमत इस 10 लाख से 10 गुना होगी। वेंकटेश को भी ख़जाने का बड़ा शौक़ था। इस दुनिया में हर इंसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में पड़ता है लालच की वजह से। जो आप मेहनत से कमाते हैं, इसके अलावा कोई आसानी से कोई चीज़ मिल जाए कि यहाँ ख़जाना है, वहाँ पैसे हैं, या लॉटरी की टिकट है, जो भी है, तो इंसान फ़ौरन लालच में आ जाता है। तो वेंकटेश भी लालच में आ गया। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। अब जब वेंकटेश झांसे में आ गया तो फिर सत्यनारायण ने उसे अपने पास बुलाया, और सत्यनारायण ने उसे कहा कि एक शर्त है, ये जो ख़जाने वाली बात है ये तुम किसी को बताना मत, अपनी फैमिली को, दोस्त को, किसी को भी नहीं, क्योंकि इसकी एक जो है ख़ास बात ये होती है, मेरी शक्ति है जिससे मैं ख़जाने का पता लगाता हूँ, कि अगर तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी को पता चल गई तो फिर वो ख़जाना गायब हो जाएगा। तो अगर किसी को तुमने कहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लालच में आ गया वेंकटेश। उसने ख़जाने की बात अपनी बीवी से भी छुपाई। प्लॉट के नाम पे वो पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो फिर उसने कहा, 10 लाख रुपए पहले उसने दे रखे थे, तो उसने कहा कि चलो प्लॉट, ख़जाना, लेकिन वह ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं। सत्यनारायण ने कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ख़जाना है। वो सुनसान जगह पर ले गया, और वहाँ ले जाने के बाद उसने पहले ये कहा कि देखो ख़जाना मिल जाएगा, लेकिन हमें 3 गर्भवती महिलाओं की बलि देनी होगी। वेंकटेश एक सीधा साधा आदमी था, बेशक लालच में आ गया था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। उसने सत्यनारायण की जब ये बात सुनी वो डर गया, सहम गया। उसने कहा ये क्या पागलपन है, 3 औरतें, वो भी गर्भवती, मतलब 6 इंसान की जान, मैं ऐसे दौलत या ऐसे ख़जाना नहीं चाहिए। और उसने कहा तुम मेरे 10 लाख रुपए वापस करो, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बली नहीं है, दूसरा तरीका आजमा के देखता हूँ, बिना खून खराबे के ख़जाना मिल गया तो मिल गया। उसने वहीं पर बैठकर कुछ अनुष्ठान टाइप की चीज़ें शुरू कर दी, और फिर प्रसाद के तौर पर वेंकटेश को एक कटोरे में दूध दिया। कहा ये पी लो। दूध में जहर मिला हुआ था। वेंकटेश ने दूध पिया, बेहोश हो गया। इसके बाद वजनी पत्थर उठाया और वेंकटेश के सर पे मारा, और
वेंकटेश की मौत हो गई, लाश वहीं पहाड़ियों की तरफ फेंक दिया, वापस चला गया। अब उसने वेंकटेश की ये कहानी पुलिस को सुना दी। पुलिस को लगा चलो एक कत्ल का मामला था, उन्होंने सुलझा दिया। लेकिन उसी पुलिस टीम में एक अफसर था, और कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर कोई पकड़े तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब उसने सारी कहानी एक मर्डर की तो सुना दी। उस पुलिस वालों को याद आया कि इस इलाके में और भी कई, मतलब पिछले 2-3 सालों में कुछ कत्ल हुए और वो अनसॉल्व्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें जिस तरह से वेंकटेश को मारा गया लगभग वैसे ही है। अनुष्ठान और पूजा और ये सारी चीज़ें बातें उसे याद आने लगी। उसने कुछ कहा नहीं, उसने अपने मुखबिरों को लगाया और बोला कि यार पता करो इस नगर कुरनूल इलाके में और पिछले 2-3 सालों में कुछ हुआ ऐसा। मुखबिरों ने बताया कि हाँ, 2020 में एक पाशा नाम का शख्स था जिसकी अपनी एक ज़मीन थी, खेतीबाड़ी करता था। उस ज़मीन पर एक दिन पौधे लगाने के लिए जब वो ज़मीन को कुरेद रहा था तो कुछ पुराने ज़माने के टूटे हुए बर्तन बाहर निकले उसे। तो उसने देखा, उसे लगा कि उसकी ज़मीन के अंदर खजाना है। अब पाशा को ये मालूम था कि उसी के इलाके में रहने वाला सत्यनारायण खजाने का माहिर है, खोजी है, बहुत ज्ञानी है। तो उसने चुपचाप से ये बात सत्यनारायण को बताई और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं ज़मीन से ऐसे ऐसे पुराने दौर के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, मुझे नहीं मालूम कितने कीमती हैं। सत्यनारायण ने पाशा से कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ और अपनी शक्ति के ज़रिए पता करता हूँ तुम्हारी ज़मीन पर खजाना है कि नहीं। उसके बाद उसने उसको अगले दिन कहा कि हाँ, तुम्हारे ज़मीन में खजाना है, लेकिन कहाँ कितने नीचे है ये बताने की फ़ीस लूँगा, पर उस खजाने की कीमत इतनी है जितना उसका एक प्लॉट था, और उस प्लॉट की कीमत थी 10 लाख रुपए। अमूमन ये 10 लाख के आसपास की ही चीज़ों पे नज़र रखता था। उसने कहा प्लॉट तुम मेरे नाम पे कर दो, इसकी रजिस्ट्री, इससे 10 गुना ज़्यादा खजाना तुम्हें मिलेगा और वो मैं ही दिला सकता हूँ। पाशा भी लालच में आ गया। उसने कहा शर्त यह है कि इस खजाने का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, अपने घर में भी नहीं करोगे। सत्यनारायण की खूबी ये थी कि जब भी वो अपने शिकार को फांसता, फांसने से पहले वो उसका भरोसा जीतता था। वो उससे खूब सारी बातें करता और ये पता कर लेता थोड़ी देर में कि इस आदमी को किस चीज़ का शौक है, ये किस टॉपिक पे बात करना चाहता है। वो जिस टॉपिक पे बात करता सत्यनारायण उसी टॉपिक पर बात करता, इसलिए ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। किसी को स्पोर्ट्स पे बात करनी वो उस पर करता, फिल्म पे करनी उस पर करता, हिस्ट्री पे करनी उस पर करता, आयुर्वेद पे करनी उस पर करता, अलौकिक शक्तियों पे करनी होती वो उस पर बात करना शुरू कर देता, खजाने की बात होती वो उस पर बात करना शुरू करता और लगातार बात करता। उसके बाद फिर वो अपने शिकार को फांसता और असली मकसद जो होता तब पूरा करता। इतना वो टाइम ले लेता कि सामने वाला कहता कि यार ये आदमी ज्ञानी है, और वो उसकी पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका होता और वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे सामने वाले को शक होता। तो पाशा के साथ भी उसने ऐसे ही किया, उसने तमाम बातें की। फिर उसने कहा कि है लेकिन 10 लाख तुम ये प्लॉट मेरे नाम कर दो, खजाना इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। पाशा लालच में आ गया। पाशा ने अपना प्लॉट उसके नाम रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन वो खजाने को खोदने का काम शुरू ही नहीं कर रहा है। कुछ वक्त बीता, पाशा को गुस्सा है, उसने कहा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मेरा प्लॉट वापस कर दो। इसने कहा नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। कुछ मोहलत दी, पाशा रुक गया। अब सत्यनारायण को लगा कि ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं। एक रोज़ अचानक 2020 की बात, अप्रैल का महीना, उसने कहा कि कल मुझे पता चल गया है कि खजाना कहाँ है, लेकिन उस खजाने को खोदने से पहले एक अनुष्ठान करना होगा, अनुष्ठान तुम्हारे घर में होगा। पाशा खुश हो गया। अब वो सारा नींबू, काली मिर्च, जो भी चीज़ें होती सब लेकर घर पहुंचा, पूजा पाठ, और वहाँ पे घर पे उसने काम ये शुरू कर दिया और ये सब कुछ करके चला गया। पाशा ने खजाने की बात या सत्यनारायण को प्लॉट देने की बात किसी को बताई नहीं थी। देर रात ये सब कुछ हुआ और वो निकल गया। अगले दिन सुबह पाशा का एक कज़न घर में आता है, क्योंकि पाशा पहुंचा नहीं था खेत पे। तो जब वो घुसा तो देखा कि रसोई में पाशा की लाश पड़ी है। जब वो अंदर कमरे में गया तो देखा कि पाशा की वाइफ की लाश पड़ी है। दूसरे कमरे में गया तो उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। अब ऐसा लगा कि इन सब ने सुसाइड किया है, लेकिन फिर उसकी नज़र वो सारे पूजा पाठ की सामग्री पर पड़ी तो उसे लगा कुछ और है। फिर रिश्तेदारों ने पुलिस में खबर दी, लेकिन किसी ने आखिरी बार पाशा को देखा नहीं और इस खजाने और प्लॉट की बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए मामला सत्यनारायण तक गया नहीं। जब ये कहानी और पाशा की फैमिली के कत्ल की बात आई तो फिर उस पुलिस वाले ने तफ्तीश अपनी तरफ से शुरू की तो पता चला कि हाँ, ये प्लॉट जो है रजिस्ट्री सत्यनारायण के नाम पर हुई। अब यहाँ कड़ी जुड़ी वेंकटेश और इसकी। उसने अपने साहब को बताया। अब साहब की भी आंखें खुली। उन्होंने पूछा
थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि अब एक कत्ल में भी वही सज़ा है, 4 और बता दूं तो वही है। फिर उसने कहा साहब वेंकटेश अकेला नहीं है, मैंने पिछले 3 सालों में 11 लोगों को मारा है। अब पुलिस सुनते ही यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो शख्स जब ये बता रहा है तब भी वो उतना ही भोला, उतना ही मासूम, उतना ही ज्ञानी, बिल्कुल वैसा ही। उसको देखकर यही नहीं एहसास होता है कि ये आदमी एक सीरियल किलर, इसने 11 लोगों की जान ली होगी। अब वो एक एक कर अपने शिकार का नाम बताता जाता है। जब शिकार का नाम बताता जाता है उसके हिसाब से पुलिस तफ्तीश करती जाती है। वो जो कह रहा था सब सच था। एक एक करके तमाम केस स्टडी, तमाम अनसॉल्व्ड मर्डर के केसेस उसी इलाके में नागरकोर्नूल में पुलिस ढूंढती है, और सब में सिमिलरिटी यही आती है कि ये सभी मामले ऐसे थे जिसमें या तो प्लॉट इन्वॉल्व था या पैसे दिए गए थे। और ये भी था कि 1-2 लोगों ने खामोशी से ही सही लेकिन ये कहा था कि शायद ख़जाना हमें मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा उन्होंने इसके डर से नहीं बताया। अब जो कुछ उसने कहा, 11 के 11 कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी। तफ्तीश शुरू हुई और सारे मामले सच निकले। अब पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक कातिल बनूंगा, सीरियल किलर तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक ठाक अपने प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का धंधा से कमा लेता था। आयुर्वेद का भी ठीक ठाक चल रहा था। पैसे हालांकि लोगों से लेते नहीं थे, जो देने की हैसियत रखता उससे ले लेता था। लेकिन बचपन से एक जुनून, एक शौक़ था, और उसे कई बार सपने आते थे कि उसे कहीं ख़जाना मिलेगा गड़ा हुआ। तो बहुत सारे उसने फिल्में, सीरियल भी देखी, हिस्ट्री चैनल, और उस पर भी उसने ये देखा कि हाँ, जो ख़जाने की कहानियाँ होती हैं वो सच होती हैं। जो हमसे पहले की, क्योंकि सदियों से ये दुनिया चली आ रही है, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, पुराने ज़माने में अलग अलग राजा रजवाड़ों, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जब भागे तो ज़मीन के अंदर दफन कर गए। तो ये हर चीज़ से ये था कि ख़जाना होता है, और कई बार इसको लगता है कि शायद इसको मतलब सचमुच पता है कि ख़जाना कहाँ है, और इसने कोशिश भी की बहुत जगह ढूंढने की, जुनून के हद तक, पर ख़जाना कभी मिला नहीं, ना ऐसे मिलता है। फिर इसे लगा कि यार ख़जाना तो मिल नहीं रहा, लेकिन चलो अपने इस जुनून का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो उसने सबसे पहला तरीका ये अपनाया कि जिस शख्स से उसे पैसे लेने हैं तो उसके पास पैसा हो या प्लॉट हो। दूसरा, कभी उसका नाम ना आए, क्योंकि वो एक पारिवारिक आदमी था, उसके बहुत सारे चेहरे थे, सारे शराफत के चेहरे। तो उसे लगा कि ये बात तो फैल सकती है। तो वो सबसे पहले पैसे, ख़जाने, किसी चीज़ की बात नहीं करता। वो सिर्फ मिलता, चाहे वो दवा देने के बहाने, चाहे वो कहानी सुनाने के बहाने, किसी भी, और वो उनसे बातें करता, और बातचीत के ज़रिए वो उसका इंटरेस्ट पता कर लेता, और वो जिस मिजाज का आदमी होता उसी मिजाज में ये ढल जाता, और फिर बात करके निकल जाता, कुछ भी नहीं कहता। कई मुलाकात होती, कई मुलाकातों के बाद सामने वाले को लगता है कि यार ये आदमी आता है और देखो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, चला जाता। फिर जब सही टाइम आता, जब वो पूरा भरोसा जीत लेता, तब धीरे से कहता कि फलाने जगह पे एक ख़जाना है, और वो ख़जाना तुमको मिल सकता है, पर ख़जाना ढूंढने की कीमत जो भी 2 लाख से 10 लाख। लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही तुमने अपने दिल से बात निकाल कर ज़ुबान पर ये लाई ख़जाने की, समझ लो ख़जाना गायब। क्योंकि ये सब शक्तियाँ हैं ऊपर से जो काम करती हैं, और जो मेरे अंदर ये आती हैं और मुझे पता चलता है। तो अगर किसी को भी बता दे तो फिर ख़जाना नहीं मिलेगा। और इस तरह से एक एक कर लालच में उसने तमाम लोगों को मारना शुरू किया। उससे पूछा गया कि तुमने, ठीक है यार, अलग अलग लोगों को ख़जाने पैसे के लिए मारा, पर पाशा की पूरे परिवार को क्यों मार दिया? तब उसने कहा कि मैंने पाशा से कहा था कि तुम्हारे घर पे अनुष्ठान करना है और तुम रहोगे, और घर पे कोई नहीं रहेगा। लेकिन इत्तेफाक से पाशा की पत्नी, पाशा की बेटी, ये लोग उस दिन घर पर मौजूद थे। तो उसे लगा कि अब अगर वो पाशा को सिर्फ मार कर चला जाता है तो ये सब जिंदा चश्मदीद होंगे कि रात यहाँ क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि इसको सुसाइड दिखा दूँ, और अपने देश में ऐसे अलग अलग इलाकों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे पूजा अनुष्ठान के साथ लोगों ने परिवार के साथ सामूहिक खुदकुशी कर ली है। तो उसे लगा कि जब ऐसा होगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया कि उस दिन अनुष्ठान रखा, और प्रसाद के नाम पर वही दूध दिया, और हर शिकार को इसने प्रसाद के नाम पर दूध पिलाया, और उस दूध में हमेशा जहर होता।
तो पाशा के परिवार को भी इसने प्रसाद के नाम पर पूरे परिवार को ही, अब चूँकि घर में सारे लोग थे, एक मरते तो बाकी बता देते, तो उसने मजबूरी में सबको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद इसमें तो जहर, ऊपर से उसने हाथ से फिर बेहोशी हो गए, सबका गला घोटा और निकल गया। तो लाश पे ना कोई चोट के निशान, ना गोली के निशान, ना चाकू के निशान। घर में पूजा पाठ की सामग्री, जिसने भी देखा ऐसे ही लगा कि, और ये सब बुराड़ी से, मतलब पहले हो चुका था बुराड़ी, ये बाद में हुआ है। तो बुराड़ी की कहानी भी लगभग हर एक के जहन में ताज़ा है। तो ये हुआ कि ये लोग भी कहीं किसी इस तरह की दैवीय शक्ति या कुछ और इन चीज़ों में आकर परिवार ने खुदकुशी कर ली। तो वो इकलौता ऐसा मामला था जिसमें उसने एक को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मार डाला, क्योंकि वो बाद में उसके खिलाफ गवाही दे सकते थे और उसका भांडा फूट सकता था। बाकी सब उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जो उसके खजाने के लालच में आए। जब उसकी गिरफ्तारी हुई और ये कहानी मीडिया में वहाँ लोकल आई, कहते हैं उसकी बीवी और बच्चे यकीन ही नहीं कर पाए, पूरा पड़ोसी यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जब भी सत्यनारायण को देखा था उन्हें लगता था कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे मिलनसार इंसान कोई हो नहीं सकता। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत ही नर्म लहजे में बातचीत, हमेशा नज़रें झुकाकर चलना, मतलब एक शराफत की जो भी डेफिनेशन या परिभाषा हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर। लेकिन इन चेहरों और इस बॉडी लैंग्वेज और शराफत के पीछे का जो दूसरा चेहरा था, वो एक सीरियल किलर का चेहरा था। तो इस कहानी से एक सबक ये मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी जो अच्छा और बहुत मीठा बोलते हैं या आपके साथ बहुत घुल मिल कर रहते हैं, ऐसा लगता है कि आपके बहुत खैर खा है, आपकी केयर करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं और कुछ ज़्यादा ही करते हैं, हमेशा बचिएगा। आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। हो सकता है वो आदमी अच्छा हो, आपका केयर भी करता हो, आपकी फ़िक्र भी करता हो, लेकिन क्या पता है ऐसी भेस में एक ऐसा शख्स आ जाए जो यही ढोंग रचाए और एक दिन पता चला कि आपका सब कुछ लुट गया। तो जब भी किसी पे भरोसा कीजिए, हमेशा सोच कर, समझ कर, परख कर, और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि अचानक ये शख्स हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे लिए इतना अपना क्यों हो गया। एक होता बचपन से हम लोग साथ रहते हैं, माँ बाप, परिवार, बच्चे, भाई बहन, कज़न, रिश्तेदार, आना जाना, एक दूसरे का केयर करना, वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन एक अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई छम से बाहर से आए और आपका बेहद करीबी हो जाए और आप आंख बंद करके भरोसा करें, ये भरोसा बहुत ख़तरनाक होता है। ज़रूरी नहीं हर एक के लिए, लेकिन हो सकता है। तो इस कहानी से यही सबक मिलता है। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की कहानी है जिसमें पुलिस की टीम लगभग 50 दिनों तक उलझी रही। इन 50 दिनों में एक एक कर न मालूम कितने लोगों पर शक किया। 7 लोगों को तो हिरासत में भी लिया, एक ने खुदकुशी कर ली। इसके अलावा इस पूरी जांच का जो सबसे अहम पड़ाव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कैसे एक मर्डर की कहानी को राजनीति का रंग देने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब ये कत्ल हुआ उस वक्त चुनाव था, इलेक्शन था केरला में। बात 2016 की है। 2016 में 16 मई को केरला विधानसभा का चुनाव होना था, स्टेट असेंबली का। उससे करीब 18 दिन पहले 28 अप्रैल 2016 एर्नाकुलम केरल में एक जगह है और वहाँ पे एक और जगह है जिसका नाम है पेरम्बबूर। इसी पेरम्बबूर में एक 30 साल की लड़की रहा करती थी। उसका नाम था जिशा। बेहद गरीब परिवार की, लेकिन पढ़ाई लिखाई का शौक, बचपन से ही उसका एक सपना था कि वो बड़ी होकर वकील बनेगी और वकालत के ज़रिए गरीबों को इंसाफ दिलाएगी। ये सोच उसके अंदर इसलिए आई थी क्योंकि बचपन में ही उसके फादर ने उसे छोड़ दिया। अब वो और अपनी माँ दोनों अकेले रहते इसी श्री पेरम्बबूर इलाके में। एक नहर के किनारे इनका घर था। माँ छोटे मोटे काम करती, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाती उसका सपना पूरा करने के लिए। स्कूल से ही थ्रू आउट वो अच्छे नंबर ला रही थी। इसके बाद उसको एर्नाकुलम में लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया और अब वो कानून की पढ़ाई कर रही थी। कुछ साल के बाद ही वो वकील बनने वाली थी। लेकिन तभी 28 अप्रैल 2016 की रात आती है, करीब 8:30 बजे का वक्त था। जिशा की माँ काम से अपने घर लौटती है। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। जिशा घर के फर्श पर पड़ी थी, चारों तरफ खून ही खून था और लाश की जो हालत थी, कम से कम वो एक माँ देख नहीं सकती थी। वो बदआवाज़ चीखती हुई बाहर आई। आस पड़ोस के लोग आए, फिर किसी ने पुलिस को खबर की।
पुलिस मौके पर पहुंची। ये एक बड़ा ही खामोश इलाका था। पुलिस आती है, पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, अस्पताल भेज देती है। अब पुलिस का भी रवैया वैसे ऐसा कुछ खास नहीं था। उसे लगा चलो एक इलेक्शन का एक तो टाइम, इलेक्शन में ड्यूटी सबकी पुलिस की लगी हुई है। लेकिन अगले दिन जब पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। 2016 की बात है ये। उन्हें 4 साल पुराना दिल्ली का निर्भया केस याद आ जाता है। उस लड़की के जिस्म पर 36 चाकुओं के निशान थे और चाकू के घाव ऐसी ऐसी जगह थे जो निर्भया की कहानी को रिपीट कर रहे थे। जिशा के तमाम प्राइवेट पार्ट्स पर चाकुओं से हमला किया गया था। जब डॉक्टरों ने बताया और पुलिस ने सुना तो पुलिस भी सन्न है। उसे लगा कि इतनी हैवानियत के साथ कोई किसी को कैसे मार सकता है। इत्तेफाक से ये बात मीडिया में लीक हो गई। जब मीडिया में आई तो केरल में भी इसको निर्भया के नाम से इस स्टोरी को पब्लिश किया गया। अब एक तो चुनाव का माहौल, ऊपर से एक लड़की जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई, हर तरफ पूरे केरल में अब एक जस्टिस फॉर जिशा के नाम से मूवमेंट शुरू हो गया। इलेक्शन का ये मुद्दा बन गया, सरकार के गले की फांस बन गई। अब हर तरफ जिशा जिशा और उसको इंसाफ दिलाने की बात हो रही है। पुलिस को हुक्म दिया है कि तुम फौरन इस केस को सही तरीके से जांच करके और कल्प्रिट को पकड़ो। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर टॉप ऑफिशियल की तरफ से। पुलिस ने भी अब सीरियसली इस केस को लिया और अब तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान पुलिस की पहली कामयाबी ये मिली कि उसको एक आई विटनेस मिल गई, चश्मदीद। इस चश्मदीद का नाम था श्रीलेखा। श्रीलेखा जिशा के घर के पास ही रहती थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने उस रात एक शख्स को देखा था जिशा के घर से जाते हुए। उस शख्स का चेहरा ठीक से पूरी तरह नहीं देखा लेकिन पहचान लेगी। और उसने नीली कमीज पहने रखी थी, येलो शर्ट, चप्पल में था और वो नहर की तरफ गया। अब पुलिस को इतनी जानकारी मिली, पुलिस ने कहा कि चलो इस जानकारी के आधार पर ऐसे तमाम लोग जो पीली कमीज पहने हैं उनको ढूंढा जाए। इस दौरान में पुलिस को जो मौका वारदात से मिला वो जो तमाम चीज़ें थी, एक तो ये श्रीलेखा का बयान, क्योंकि ये विटनेस थी, एक शख्स को जाते हुए देखा जो हो सकता है कातिल हो। दूसरा, उसने ये बताया कि जो शख्स था उसने पूरा चेहरा ध्यान से नहीं देखा लेकिन उसका चेहरा पहचान सकती है। दूसरी चीज़ थी कि मौके से पुलिस को एक चाकू मिला। तीसरी चीज़ ये थी कि घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर नहर से पहले पुलिस को एक चप्पल मिला जिस पर शक था कि यह कातिल का है। इसके अलावा तमाम सलाइवा और ये सारी चीज़ें जो जिशा की थी वो पुलिस ने DNA के लिए उन तमाम सैंपल को हिफाजत से अपने पास रखा। उसके नाखून में इंसानी मांस के लोथड़े मिले। इससे लगा कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उसी नोच खरोच के दौरान सामने वाले के जिस्म में के मांस के कुछ टुकड़े उसके नाखून में फंस गए थे। तो ये सारे सबूत बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब पुलिस ने इसी के बाद जांच शुरू की। सबसे पहला उस विटनेस के आधार पर अब उस शख्स को ढूंढना था जिसने नीली कमीज पहनी हुई है। अब पुलिस उस नीली कमीज वाले की तलाश शुरू करती है। इत्तेफाक से एक शख्स जो उसी घर के करीब उस शाम को आम तोड़ रहा था, उसने पुलिस को बताया कि श्रीलेखा ने जिस शख्स को देखा था मैंने भी उसको देखा। नीली कमीज पहने हुआ था, चप्पल पहने हुआ था और इसी नहर की तरफ जा रहा था। और उसने कहा कि मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो इसी इलाके का है। उसने पुलिस को उसका नाम बताया, उसका फ़ोन नंबर दिया। पुलिस को लगा कि ये केस तो ख़त्म, क्योंकि एक विटनेस ने देखा पीली कमीज़ पहने हुए, दूसरे ने कहा कि मैंने भी उसको उसी तरफ जाते देखा, उसने भी कहा कि उसने पीली कमीज़ पहनी है। अब पुलिस ने उसको फ़ोन मिलाया। जब फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उठाया नहीं। पुलिस ने टावर से उसका लोकेशन चेक किया तो पता चला कि वो इस वक्त श्री पेरम्बूर में है ही नहीं, बल्कि वो यहाँ से कन्नूर चला गया मर्डर के नेक्स्ट डे। 28 अप्रैल को ये हुआ, 29 अप्रैल को वो कन्नूर। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया। एक नीली कमीज में देखा गया, 2 लोगों ने पहचान लिया, तीसरा कत्ल के बाद उसका यूं इलाके से गायब होना, दूसरे शहर जाना, सारे शक की सुई उसकी तरफ घूम गई। पुलिस को लगा केस ईजी, अब केस सॉल्व। पुलिस की एक टीम उसके मोबाइल के सर्विलांस के जरिए कन्नूर पहुंचती है, उस शख्स को पकड़ती है, वापस लेकर आती है। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब उसको पुलिस लेकर आती है उसके पास एक चाकू बरामद हुआ। अब पुलिस को लगा कि एक चाकू तो मौका वारदात से मिला, एक यहाँ से नहर के किनारे मिला था, तो इसका मतलब है यही शख्स है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की, तमाम कोशिश कर ली, वो कहने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। पुलिस ने पूछा कि ये तू चाकू क्यों लेकर घूम रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और पुलिस को पता चली। जो शख्स ने बताया कि मैंने भी उसको देखा है, आम जो तोड़ रहा था, और जब नाम उसने बताया, पहचान, उसने बताया ये इलाके का एक गंजेड़ी, ये गांजा वांजा लेता, नशा करता है। तो जिस तरीके से जिशा की लाश मिली थी, जो हैवानियत और दरिंदगी थी, पुलिस को ये लगा था कि ये कोई आम इंसान इस तरीके से किसी की जान नहीं ले सकता, ये कोई
नशा किया हुआ शख्स जो अपने होशो हवास में ना हो, वही ये दरिंदगी कर सकता है। अब इत्तेफाक से पता चला कि ये गांजा वांजा पीता है, गांजा, तो यही हो सकता है। अब उससे पुलिस ने पूछा कि तेरे पास चाकू, तू कह रहा मैं नहीं हूँ, तो साबित कर कि तू बेकसूर है। उसने कहा कि एक शख्स ने मुझे गांजा देने की बात की थी, मैंने उसको एडवांस में पैसे दिए तो उसने मुझे धोखा दिया, उसी को ढूंढने के लिए मैं उस दिन ये चाकू लेकर घूम रहा था और मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। और बोला कि मैं उस दिन असल में पेरम्बूर में था ही नहीं जिस दिन ये कत्ल हुआ, यानी 28 अप्रैल को। उन लोगों को धोखा हुआ। अब पुलिस ने पूरी और तफ्तीश की तो पता चला कि उसके पास पीली कमीज तो है ही नहीं कोई। मतलब एक होता है कि उसने छुपा दिया, एक होता है कि अब उसकी इधर उधर के लोगों से, उसकी फैमिली से पूछा कि उसने कहा इसने कभी येलो शर्ट नहीं पहनी है। अब पुलिस को लगा ये क्या, 5 दिन हो गए कोई सुराग नहीं मिला, और आखिरकार पुलिस को लगा कि अब कोई मतलब नहीं है इसको रखने का। 5 दिन के बाद पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब जब उसको छोड़ा, अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खास चीज़ आई। उसमें आया कि जिशा के शरीर पर, खासतौर पर कंधे के पास, दांत के काटने के निशान हैं और बड़ी बुरी तरह से दांत से काटा गया है, यानी वो जो निशान है वो कातिल के हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी कि ये जो दांत के काटने का निशान है, ये निशान ऐसे है जिसको देखकर बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि जिस शख्स ने भी ये काटा है उसके दांत के बीच में गैप है, क्योंकि काटने के निशान के बीच बीच में फासला है, तो इसका मतलब है जिसने काटा, बहुत सारे लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो कातिल जिसके निशान है इस कंधे पर, उसके दांतों के बीच में गैप है, तो जो कातिल है उसके दांतों के बीच में भी गैप होगा। अब पुलिस को एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। इस दौरान में अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, तभी जिस शख्स को, जो पहला शख्स था गंजेड़ी, गांजा पीता था, जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसे छोड़ दिया। उस शख्स की मां ने पुलिस से कहा कि आप कहाँ इधर उधर कातिल को ढूंढ रहे, मैं आपको बताती हूँ कातिल कौन है। उसने कहा कि वो यहाँ नहीं है, सब बेंगलुरु में है। और नेक्स्ट डे ही वारदात के वो जो कत्ल हुआ था तो वो बेंगलुरु चला गया था। और वो इस तरीके से लड़कियों के पीछे अक्सर रहा करता था। अब पुलिस ने उसका नाम और नंबर लिया, उस महिला से नंबर लिया तो पता चला कि हाँ ये बेंगलुरु में है, लेकिन नंबर लिया तो ये भी पता चला कि इससे 1 दिन पहले ये श्री पेरम्बूर में था, यानी कि जहाँ पे कत्ल हुआ। तो अगले दिन भागा और शक यकीन में बदला। पुलिस बेंगलुरु पहुँचती है, इसको उठाती है। जब उठाती है और इसका केस खंगालती है तो पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ये जेल से छूटा है। इसने, लोगों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के चक्कर में इसकी पिटाई की थी और फिर पुलिस के हवाले किया था और पुलिस ने इसको जेल भेज दिया था। तो पुलिस ने कहा कि अब तुम ही हो सकते हो। अब वो गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। जिन 2 लड़कियों की छेड़खानी के लिए मुझे पकड़ा था पुलिस ने, वो भी गलतफहमी थी। मैं असल में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी लड़की के पीछे था। लोगों ने समझा मैं किसी और लड़की के पीछे हूँ, उस गलतफहमी उन्होंने पकड़ के पीट दिया। जबकि जिस लड़की के साथ मैं प्यार करता था, जिसका पीछा करता था, बाद में मैंने उससे शादी कर ली और आज हम दोनों पति पत्नी के तौर पर हैं और बेंगलुरु में असल में नौकरी ढूंढने के लिए आया था। पुलिस ने उसके सारे बयान की जब तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा है। कहीं से भी श्री पेरम्बूर में उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। पुलिस को लगा ये क्या है। 1-2 दिन तक उसकी भी अच्छी खासी खातिर करने के बाद कोई सबूत मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब पुलिस ने उसके डीएनए मैच किए, डीएनए भी मैच नहीं किया। अब उसे भी छोड़ना पड़ा। 3 लोग हिरासत में आए, तीनों छूट गए। इधर चुनाव की जो पोलिंग की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है। स्टेट मीडिया में खबर आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर आ रहा है। केरल की इस निर्भया केस को हर तरफ प्रचारित किया जा रहा है और पुलिस ज़बरदस्त दबाव में है। 3 शक के घेरे में आए लोग बरी हो चुके हैं। अब इसके बाद अचानक पुलिस जो है नए सिरे से लोगों से पूछताछ करती है। इस बीच में कई टीम भी बदल जाती है कि भैया ढंग से काम करो, प्रेशर ज़्यादा है। इसके बाद जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि एक और शख्स है जो इस लड़की के, जो इस लॉ स्टूडेंट है, इसके घर से 25 मीटर की दूरी पर उसका घर है और उस लड़के के घर वालों से इस लड़की की माँ और लड़की से झगड़ा भी हुआ है और लड़की की माँ ने उन लोगों के खिलाफ कई बार पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई है। अब पुलिस ने उनको जीरो इन किया, लोकेशन और बाकी सारी चीज़ें बड़ी मैच कर रही थी। पुलिस उस घर में जाती है। घर में एक लड़का था, उससे पूछताछ करती है। इत्तेफाक से घर में जाने के साथ साथ पुलिस वाले अब चारों तरफ तलाशी भी ले रहे हैं उसके घर के। उसके घर के पास से एक सेम शराब की वही ब्रांड की बोतल मिलती है
जो उस दिन लड़की के कत्ल के वक्त घर के पास से मिली थी। पुलिस को लगा वही बोतल, वही ब्रांड, यही कातिल है। अब पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब पूछताछ की, अच्छा इस लड़के के भी दांतों में गैप, पुलिस को लगा ये भी अब काम हो गया। तो जब पूछताछ की तो फिर एक दूसरी कहानी आई। पता चला इस लड़के के बड़े भाई ने कुछ वक्त पहले सुसाइड कर लिया है और सुसाइड की वजह यही लॉ स्टूडेंट थी जिसका कत्ल हुआ है। वो लड़का इस लड़की को प्यार करता था, लेकिन लड़की की माँ तैयार नहीं थी और लड़की भी शायद प्यार नहीं करती थी। तो माँ ने एक बार पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दी कि लड़का मेरी बेटी को फॉलो करता है, उसको छेड़ता है। पुलिस वालों ने उसे थाने बुला लिया। थाने बुलाकर उससे पूछताछ की। उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा थाने बुलाया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। वो थाने से वापस जाता है और कुछ दिन के बाद सुसाइड कर लेता है। अब उस सुसाइड की बात चूंकि उस लड़के की माँ और छोटे भाई को मालूम थी और उन्हें पता था कि उनके भाई या बेटे ने खुदकुशी क्यों की है, तो उनके मन में बड़ा इस परिवार के लिए एक तरह से नफरत जाग गई। जब ये सारी कहानी पुलिस को पता चली तो लगा कि यही वो शख्स है, क्योंकि शराब की वैसी बोतल भी मिली है और पहले भी इसके खिलाफ इसके भाई ने सुसाइड की है, कंप्लेंट भी है। तो इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। पुलिस उसकी खूब खातिरदारी करती है, हर तरह से पूछताछ करती है और पुलिस का यही था कि यही है कातिल। लेकिन बदकिस्मती पुलिस की कि सब कुछ करने के बाद जब इसके भी डीएनए का सैंपल की रिपोर्ट आती है, डीएनए मैच नहीं करता, यानी ये भी कातिल नहीं है। अब तक 4 आए और चले गए, इनमें से कोई कातिल नहीं है। अब इस दौरान पुलिस क्या करती है कि कोई कातिल तो मिल नहीं रहा है। वो जो एक्सपर्ट्स ने दांतों के गैप के बारे में बताया था, उन दांतों के गैप की तस्वीर प्रिंट आउट कराती है पुलिस और पूरे इलाके में बंटवा देती है कि ऐसे किसी शख्स को आप लोग जानती हैं जिसके दांत इस तरीके के हों, ताकि उससे मदद मिले कातिल को ढूंढने में। अब हर तरफ ये चीज़ें बांट दी गई। इत्तेफाक से इस तस्वीर के बांटने का फायदा हुआ। इलाके की 3 महिलाओं ने कहा कि वो एक ऐसे शख्स को जानती हैं जो लेबर है, मजदूर है और उसके दांत ठीक ऐसे ही हैं जो आपने तस्वीर दिखाई है, और वो इत्तेफाक से उस दिन इस इलाके में मौजूद था। अब और एक ने यह भी कहा कि उस दिन उसने पीली कमीज पहनी हुई थी और साइकिल पर उस घर के करीब से गुजरा था। 3 औरतों ने एक साथ कहा और तीनों औरतों ने जब ये बताया कि ये है वो शख्स इलाके का, और तीनों अलग अलग औरतें थीं। तीनों के बयान एक जैसे कि पीली कमीज, तीनों के बयान ये कि साइकिल पर, दांत सेम वैसे ही। पोलिंग में अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचा था। चुनाव मतलब अब ये तारीख हो रही थी कि 18 मई को चुनाव होना था, 16 मई की ये बात है 2016। पुलिस लगा कि अब जाकर केस सुलझ गया। उन्होंने उस शख्स को उठाया, उसको पकड़ा और उसके बाद अब उससे पूछताछ की। खूब ठुकाई हुई। पीली कमीज उसके पास से मिली भी, लेकिन एक पीली कमीज और उसकी मौजूदगी उस दिन मौके पर कर लो तो उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करती रही। डीएनए सैंपल ऑलरेडी लिया जा चुका था, उसको भेजा गया, रिपोर्ट आई, इससे भी डीएनए मैच नहीं किया। अब पुलिस की हालत खराब कि क्या हो रहा है। जिस जिस पर शक जा रहा है वही लोगों को पकड़ रहे हैं और कुछ नहीं। इधर मीडिया में खबर लगातार आ रही कि पुलिस की नाकामी, केरल पुलिस के ऊपर सवार उठ रहे हैं। इसके बाद फिर चूंकि 5 हो गए, 6ठे को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा होता है। पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है, मुखबिर लगे हुए। तभी इसी इलाके का एक लोकल पुलिस को खबर देता है, कहता आप कहाँ कातिल को इधर उधर ढूंढ रहे हो। जो हमारे इलाके के लोकल लीडर हैं, नेता हैं, असल में कातिल वही है। उसने कहा कि इस परिवार से उनकी पुरानी दुश्मनी है और इत्तेफाक से जिस दांत की आप तस्वीर लिए घूम रहे हैं, दांतों का गैप नेताजी के दांत सेम वैसे ही है। अब जब ये खबर पुलिस को मिली तो पुलिस भी तस्वीर देखकर, और नेताजी से कई बार मिल चुकी थी, नेताजी के दांतों को ध्यान से देखा तो अब पुलिस को लगा कि कहाँ वो इधर उधर भटक रही थी। यही वो पॉलिटिशियन है जो कातिल है। अब कहानी ढूंढनी थी, कहानी मिल गई। उस लोकल रेजिडेंट ने बताया कि ये जो लड़की थी लॉ स्टूडेंट की, जिशा, इसकी माँ एक ज़माने में इस पॉलिटिशियन के घर पे काम करती थी। फिर कुछ झगड़ा हो गया, उसने छोड़ दिया। 3 दिन पहले कत्ल से, यानी 28 अप्रैल से 3 दिन पहले 25 अप्रैल को इस लोकल लीडर का बेटा जो बाहर विदेश में स्टडी कर रहा है, वो छुट्टी पर घर आया था और घर आने के बाद तीसरे ही दिन ये कत्ल होता है, क्योंकि इनकी पुरानी दुश्मनी थी। और इसीलिए इस कत्ल में कोई और नहीं और रेप में कोई और नहीं, बल्कि लीडर, ये जो नेता है, यही शामिल है। अब सारी कहानी पुलिस को मिली, लेकिन नेता का मामला, पुलिस पर हाथ धरना। इधर क्या हुआ, ये खबर भी लीक हो गई
चुनाव के टाइम में तो सब नजर रहती है हर एक की। अब अगले दिन इस हाई प्रोफाइल केस में जो अब तक केरल का बन चुका था हाल के वक्त का सबसे बड़ा, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे ये स्टोरी कि इस हीनियस क्राइम के पीछे कोई और नहीं, एक लीडर है, एक नेता का हाथ है। अब सोचिए चुनाव के माहौल में जब ये हो तो कैसा होगा। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो सरकार थी उस वक्त, दोनों एक दूसरे के वो लड़ाई के मूड में। इधर पुलिस पर प्रेशर, पुलिस ने फूक फूक कर कदम रखा, तफ्तीश की, तो पता चला कि दो कहानियां तो सही है। एक कि लीडर का बेटा 3 दिन पहले विदेश से पढ़कर आया, दूसरा उन लोकल लीडर के दांत की बनावट सेम वैसे ही है जैसे एक्सपर्ट्स ने बताई है, दांतों में गैप है। लेकिन इसके अलावा मौका वारदात पर मौजूदगी और बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पुलिस अभी ये तफ्तीशी कर रही थी कि फिर पुलिस ने कहा कि चलो अब लड़की की माँ से बयान लेते हैं, क्योंकि वो सबसे बेस्ट बताएंगी। अभी तक उन्होंने शक नहीं जताया था उस लोकल लीडर पर। अब पुलिस जो है वो जिशा की माँ का बयान लेती है और पूछती है कि क्या आपकी बेटी के कत्ल में लोकल लीडर का हाथ है। जिशा की माँ उल्टा ही कहानी सुनाती है। वो कहती हैं कि उनसे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वक्त वक्त पर मदद की, और हमारी असल में जो लड़ाई हुई उस शख्स से हुई जिस शख्स ने उस नेता का नाम लिया, उस लोकल बंदा। अब ये पुलिस को समझ में नहीं आया, पुलिस ने उस लोकल को फिर उठाया, इस बार तमीज से पूछताछ की, तो पता चला कि उस लोकल लीडर से उस बंदे की दुश्मनी थी। उसने कहा मौका गर्म है, माहौल ठीक ठाक है, इलेक्शन का भी टाइम है, नेताजी को फंसा दो। उसने एक नई कहानी गढ़ी और उसने बता दिया कि ये नेताजी ही हैं, क्योंकि सिर्फ उसे लगा कि दांत तो मिल रहा है नेताजी से। तो उसने पुलिस के सामने ये बयान दे दिया। पुलिस नेताजी के ऊपर शक करने लगी मीडिया में, लेकिन तब तक खबर आ गई। अब ये हुआ कि भैया ये जानबूझ के नेता को फंसाने की साजिश थी, लेकिन आपके पास डीएनए भी था, नेताजी की बरी, मैच नहीं। अब पुलिस को लगे कि क्या करें, तभी एक नई इंफॉर्मेशन आई। अब इंफॉर्मेशन ये थी कि एक बस ड्राइवर है जो इस जिशा यानी इस लड़की के घर से करीब 25 मीटर की दूरी पर रहता है, और उस बस ड्राइवर की बड़ी गंदी आदत है वो ये कि वो खासतौर पर लड़कियों और महिलाओं के घर के आगे या तो पेशाब करता है या थूकता है, और इस वजह से कई बार लोगों से उसका झगड़ा हुआ है, और वो ये हरकत कर सकता है। इत्तेफाक से ये भी पता चला कि उस बस ड्राइवर के पास भी पीली कमीज है, येलो शर्ट। अब पुलिस उस बस ड्राइवर के बारे में पता करती है, उसका मैसेज दिया जाता है कि बस ड्राइवर वाले थाने आओ, तुमसे पूछताछ होनी है। इत्तेफाक से जब उसको ये मैसेज मिला तो वो रूटीन अपना बस चला रहा था, उसके जानकार के थ्रू ये मैसेज मिलना था, वो बस पे चढ़ा, बस चल रही है। उसने मैसेज दिया कि तुझे पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए इस जिशा मर्डर केस में। कहते हैं कि उसने बस पे ब्रेक मारी, बस रोकी भी इस सड़क पर, और बस से उतर के भाग गया। और जब वो भागा तो पुलिस का शक फिर यकीन में बदल गया कि ये भागा है, यही कातिल। अब पुलिस ने जो है पकड़ा उसको किसी तरीके से, बस ड्राइवर को भी लाया गया। वो हाथ जोड़ने लगा मैं कातिल नहीं, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस था कि सैंपल है भी डीएनए का। अब उस बस ड्राइवर का भी सैंपल लिया गया, रिपोर्ट आई निगेटिव, उसका भी डीएनए मैच नहीं किया। अब 6 लोग निकल गए। पुलिस इधर दिन पे दिन वक्त बीतता जा रहा है। अब एक रोज अचानक अफवाह उड़ गया कि एक पुलिस वाला है, और उस पुलिस वाले पे ही पुलिस वाले को शक है कि इसने कत्ल किया है। और अफवाह यूं उड़ी कि जिस जगह पे सारे आरोपियों से पूछताछ होती थी वहां पे एक पुलिस वाले का चेहरा ढककर लाया गया ताकि उससे पूछताछ हो और पुलिस बदनाम ना हो। अब जब ये चीजें उड़ी मीडिया में आई तो पुलिस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। फिर पुलिस ने बताया कि ऐसा नहीं है, पुलिस वाला नहीं, एक 7वां था सस्पेक्टेड, 7वां शख्स जिस पर शक था। और वो 7वां शख्स एक म्यूजिक टीचर था, जो जिशा यानी लॉ स्टूडेंट जिसका कत्ल हुआ उसको कभी उसने म्यूजिक सिखाया था। और जब जिशा के कॉल डिटेल को खंगाला गया तो उसमें से एक नंबर उसका भी मिला था जो कत्ल से पहले किया गया था, और इसीलिए पुलिस ने उस म्यूजिक टीचर को बुलाया। लेकिन म्यूजिक टीचर ने कहा कि मेरी इज्जत है, बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ, आप चाहे जो भी टेस्ट सैंपल डीएनए सब करा लो, बट मेरा चेहरा ऑन मत करो। और इसीलिए वो अपना चेहरा ढक कर आया था, जिसको लोगों ने पुलिस वाले का चेहरा बना दिया। खैर उसका भी डीएनए मैच नहीं किया। 7 लोग चले गए, 20 ऐसे थे जिन पर मामूली शक था, उनको भी पुलिस ने उठाया, सब छूट गए। करीब इस पूरी तफ्तीश के दौरान जितने सबूत, जितने दांत वाले, जिनके भी दांत थोड़े बहुत भी मिलते, उनको उठा के ले जाया जाता, लेकिन वो सब के सब बेकसूर निकलते गए। वक्त बीतता गया, इधर चुनाव में रिजल्ट आ गया, सरकार पलट गई, दूसरी सरकार ने इसको, तब एलडीएफ की सरकार आ गई, उन्होंने इसको इशू बना रखा था। आते ही इन्होंने पूरी जांच टीम बदल दी,
इन्होंने ऐलान किया था कि हम इसको अच्छे से जांच कराएंगे। फिर एक सीनियर रैंक की लेडी अफसर, पुलिस अफसर, एडीजीपी बी संध्या, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई। इससे पहले टीम में बहुत बार इधर उधर किया गया था। अब इन लोगों ने इस तरीके से जांच की, 20 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल डिटेल्स ये सारे खंगाले गए। तफ्तीश चलती रही, करीब 50 दिन बीत गए। नई सरकार भी आ गई, शपथ भी ले ली, लेकिन जिशा का कातिल नहीं मिला। 50 दिन के बाद एक टिप ऑफ मिलता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे है ही नहीं, वो तमिलनाडु में छुपा बैठा। पुलिस की टीम तमिलनाडु पहुँचती है। इसके बाद एक शख्स को वहाँ से उठाकर लाती है। उठाकर जब लाती है तो पता चलता है कि उसका नाम है अमीरुल इस्लाम। असम का रहने वाला अमीरुल इस्लाम एक लेबर नौकरी की तलाश में केरल आया। केरल में वो इसी जगह पर रहता था, पेरम्बूर में, जहां पर जिशा रहती थी। उसे मालूम था कि जिशा की मां कब बाहर जाती है, कब आती है, ये कब कॉलेज जाती है, कब आती है, सारी उसने रेकी कर रखी थी। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि कब जिशा अकेली हो और वो उसे नोचे खसूटेगा। 28 अप्रैल को उसे ये मौका मिल गया। उसे देखा कि शाम को जिशा अकेली है घर पर। उसने शराब पी, शराब की फिर बाकी बोतल अपने साथ रखी, एक चाकू रखा, घर पहुंचा और उसने उस जिशा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिशा ने विरोध किया। उसने उसी के पहले चुनरी से उसका गला घोटने की कोशिश की। वो विरोध करती रही। जब उसने उसको रेप करने से रोका तो अमीरुल इस्लाम को गुस्सा आया। उसने चाकू निकाला, अंधाधुन अब उसको चाकू से मारने लगा। शरीर पर 36 वार किए, उसके तमाम प्राइवेट पार्ट्स पर वार किए। बाकायदा कोर्ट के पेपर में लिखा हुआ है और एफआईआर की कॉपी और इसके अखबारिया बयान में लिखा हुआ है, गला तक रेत डाला। आखिरी वक्त में जिशा पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि 2 घूंट पानी दे दो। कहते हैं पानी की जगह पर जो ये शराब की बोतल लेकर आया था जिसमें से बाकी शराब बची हुई थी, उसने पानी की जगह पर शराब की बोतल जिशा के मुंह से लगा दी। इसके कुछ सेकंड के बाद ही जिशा दम तोड़ चुकी थी। तो आखिरी वक्त में पानी मांगा, उसने शराब की बोतल मुंह में लगाई और उसके बाद ये वो वहाँ से निकला जब उसे लगा कि अब वो मर गई। फिर ये उसी कैनाल के किनारे पहुँचा, नहर के, वहाँ पर इसने अपने चप्पल छोड़ दिए, उससे पार करके फिर दूसरी तरफ गया। इसने अपनी पीली कमीज़ पहन रखी थी। फिर वो वहाँ से धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जाता है, अपने खून से सने हुए कपड़ों को ठिकाने लगाता है, ट्रेन में बैठता है। ट्रेन में बैठकर वहाँ से सीधे असम पहुँच जाता है। असम जाने के बाद ये वहीं रहता है। करीब महीना बीत जाता है। महीना बीतने के बाद जब इसे लगता है कि अब कुछ नहीं है तो फिर ये वापस आता है और तमिलनाडु पहुँचता है। अब ये तमिलनाडु में नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन इत्तेफाक से एक और लेबर जो उसी इलाके में काम करता था, उसके अचानक इसके गायब होने पर शक हुआ। उसे ये भी मालूम था कि कातिल ने पीली कमीज़ पहनी हुई है और उसे ये भी पता था कि अमीरुल इस्लाम के दांत में भी गैप है। उसी ने पुलिस को ये बात बताई कि एक शख्स है जो गायब है। और उसके बाद जब पुलिस ने ये सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त तमिलनाडु में था, पकड़ कर लाए और सबसे बड़ा सबूत फिर सामने था और वो था डीएनए। डीएनए का सैंपल पहली बार 50 दिन के बाद जिशा के सलाइवा और बाकी चीज़ों से अमीरुल इस्लाम से मैच कर गया। अब पहली बार पुलिस को सही कातिल मिला था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ के लोअर कोर्ट में ये मुकदमा चला। बेहद कम वक्त में 2017 में निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अमीरुल इस्लाम को सज़ाए मौत दी। इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अभी की बात है। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के मौत के फैसले पर हम अभी दोबारा विचार करेंगे। उसकी दिमागी हालत, उसकी माली हालत, बाकी चीज़ें और अलग अलग कानूनी चीज़ें, तो वो अभी फैसला नहीं आया। बीच में इसने मांग की थी कि मुझे अब केरल की जेल से निकाल कर असम की जेल में भेज दिया जाए, क्योंकि मेरे फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा अगर एक सज़ाए मौत का जो पाया हुआ कैदी है उसके लिए जेल नहीं बदला जा सकता। तो फिलहाल अमीरुल इस्लाम की ज़िंदगी और मौत का फैसला अभी केरल हाई कोर्ट में है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर उसके बाद आखिरी फैसला आएगा। तो अभी लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो केरल के इतिहास का ये वो केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे लेंगे ये आप ही जज कीजिए।
तो कहानी में इतना ही।